रहीम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर एरिया क्या होता है। इससे पहले आप एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। एरिया जो है सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर वेक्टर एरिया कहा जाए तो वेक्टर एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और ये बात आप ज़हन में रखें कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड है और एक उसकी डायरेक्शन है। तो वेक्टर एरिया यू डिफाइन करेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, जो गिवन सरफेस है, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे हम एक फ्लैट सरफेस लेते हैं, ये सरफेस है फ्लैट सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो इस सरफेस का जो एरिया है वो वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस जो है वर्टिकल है तो फिर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यू हॉरिजॉन्टल होगी। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वेक्टर एरिया को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया इनटू यूनिट वेक्टर। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो बेसिकली डायरेक्शन जाहिर करता है। ये फार्मूला आपको नया नहीं है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। यूनिट एरिया का वो इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसी फार्मूले से जो है अगर आपने वेक्टर निकालना हो तो ये मैग्नीट्यूड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी एरिया एलिमेंट में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं वो उस एरिया एलिमेंट या उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसको यूं डिफाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सादा लफ्ज़ों में कह लें कि आपके पास कोई एरिया है, कोई सरफेस है, एरिया एलिमेंट है, तो उसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती हैं वो उस एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वाला ए वाला एरिया है, ए एरिया एलिमेंट कह लें, और ये बी एरिया एलिमेंट है। जो ए एरिया एलिमेंट है यहाँ से देखें चार लाइन पास कर रही है। सो ए एरिया एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 है, बी में से 2 लाइन पास कर रही है, लिहाजा बी का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 है। मैथमेटिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको जाहिर करते हैं फाई ई से। फाई जो है ये ग्रीक लेटर है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इसको यूज करेंगे, ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक है, और इसका फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट। तो इसको फिर यहाँ पे यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फार्मूले के मुताबिक ये दो चीज़ों का स्केलर प्रोडक्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और दूसरी जो है चीज़ वेक्टर एरिया है जिसका हमने पहले जिक्र किया है। और वो जिक्र इसलिए किया था कि आपको पता चले कि वेक्टर एरिया क्या होता है। वेक्टर एरिया है, लिहाजा इसके ऊपर एरो भी नजर आ रहा है आपको, तो इसे एरिया नहीं पढ़ना बल्कि वेक्टर एरिया। हाँ, अगर आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब जो ए है ये उस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड है, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल होता है बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। अब क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है लिहाजा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और ऐसे यूनिट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो आप इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट पोजीशन में वेक्टर एरिया रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और कब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कम होगा, केसेस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। डेफिनेटली जब एरिया एलिमेंट में से
लाइन ज़्यादा पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो समझ लें ये जो इस टाइम आपके पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल है और सरफेस ऐसे उनके सामने परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। तो ये लाइन सारी की सारी इस सरफेस में से पास कर रही हैं, इस एरिया एलिमेंट में से पास कर रही हैं, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सूरत में मैक्सिमम है। मैथमेटिकल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो आपको नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल है। अगर सरफेस आपने वर्टिकल रखी हुई है तो वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल होगा। यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, लिहाजा दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। फार्मूले के अंदर जो है थीटा को 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, और आप समझते हैं कॉस 0 1 होता है, आंसर जो है ई ए आ जाएगा और यही मैक्सिमम फ्लक्स है। इसके बाद है फ्लक्स मिनिमम कब होगा? डेफिनेटली जब एरिया एलिमेंट में से कोई लाइन पास नहीं करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। आपकी जो सरफेस है वो आपने हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वैसे ही है, तो सरफेस आपकी इस तरह से पड़ी हुई है। अब कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं करती, लिहाजा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा। मैथमेटिकल देखा जाए तो अब जो वेक्टर एरिया है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है दोनों आपके सामने है। दोनों के दरमियान एंगल जो है 90 डिग्री है। जब थीटा 90 है तो cos 90 जो है वो 0 होता है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सूरत में 0 होगा। तीसरा है जनरल केस, जब आपने जो है सरफेस ना तो परपेंडिकुलर रखी हो ना पैरेलल रखी हो, बल्कि आपने 0 से बड़े एंगल और 90 से छोटे एंगल पर रखी हो, यानी तिरछी रखी हो सरफेस, इस तरह से पड़ी हुई सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल है और सरफेस जो है इस तरह से तिरछी पड़ी हुई है, इंक्लिनेशन पे है, इंक्लाइंड प्लेन जैसी चीज है समझ लें। तो अब के जो है हम इस सरफेस के बनाएंगे कंपोनेंट। एंगल भी आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल है, आपके वेक्टर एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। जो थीटा है ना तो 0 डिग्री है ना ये 90 डिग्री है, बल्कि 0 से बड़ा है और 90 से लेस है। तो जब इस सरफेस के आप बनाएंगे कंपोनेंट, यानी वेक्टर एरिया के बनाएंगे कंपोनेंट, जैसे आप सेकंड चैप्टर जो था फर्स्ट ईयर का वहां बनाते थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या मैंने थोड़ा सा उसको समझाने की डायग्राम बनाई है। तो ये समझ लें वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस का इसका एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स के साथ जो कि ए कॉस थीटा होता है, दूसरा वाई के साथ वो ए साइन थीटा है। हमेशा थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है उसमें कॉस आता है, दूसरे में साइन आता है। तो अगर ये एंगल कंसीडर कर लें थीटा है, तो थीटा के साथ जो सरफेस का कंपोनेंट है इसमें कॉस आएगा, और थीटा के सामने जो सरफेस होगी उसमें क्या आएगा? साइन आएगा। तो अब चूंकि लाइन सारी इसमें से पास कर रही है, इस कंपोनेंट में से, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है नीचे, इसमें से कोई लाइन पास नहीं कर रही, लिहाजा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा और इसका जो है वो ई ए कॉस थीटा होगा। और इसने थीटा ने डिसाइड करना है कि फ्लक्स अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो स्टूडेंट ये हमने कैसे डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है तो उसमें से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। फिलहाल जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है जनरल फार्मूला, ये एक फ्लैट सरफेस के लिए है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको अप्लाई करना है हमने एक कर्व्ड सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे। तो फिर देखेंगे कि वो कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।